हेलो गाइस, मैं डॉक्टर शशिकांत राठौर आप सबका स्वागत करता हूं एल्गोरिथम गाइड सीरीज के अगले लेक्चर में। लास्ट लेक्चर में हमने रिकरेंस रिलेशन पढ़ा, उसको सॉल्व करने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मास्टर मेथड। मास्टर मेथड बेसिकली रिकरेंस रिलेशन को फास्ट सॉल्व करने के लिए काम में आता है। अगर आपको ये वीडियो प्लीज अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं मास्टर थ्योरम। लास्ट लेक्चर्स में हमने रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व करने के लिए दो मेथड पढ़े, जिसमें से पहला मेथड था रिकर्सिव ट्री के थ्रू। फर्स्ट मेथड था रिकर्सिव ट्री। इसमें क्या करते थे, हम एक ट्री फॉर्मेट बनाते थे। हम सबसे पहले एल्गोरिथम या जो भी हमारे पास प्रोग्राम गिवन है उसको अच्छे से समझते थे, उसकी एक एक स्टेप को ट्री की ब्रांच वाइज हम डायग्राम बनाते थे। फिर उस ट्री को वन बाय वन सॉल्व करते हुए फिर हम उसका एनालिसिस करके कॉम्प्लेक्सिटी निकालते थे। ठीक है, ये मेथड थोड़ा कॉम्प्लेक्स तो था ही सही, 100% गारंटी भी नहीं देता था कि इससे कॉम्प्लेक्सिटी निकलेगी या नहीं निकलेगी। क्यों? क्योंकि कई बार जब हमारे पास कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम आ जाता है, छोटे प्रोग्राम में तो हम ट्री इजीली बना लेंगे, पर अगर कोई बड़ा प्रोग्राम है, लेंदी प्रोग्राम है, लेंदी एल्गोरिथम है, तो उसका रिकर्सिव ट्री बनाने में हमें काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है। अगर बन गया तो ठीक है, हम निकाल लेंगे, बट अगर नहीं बना या कुछ गलत बना तो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट होने के गलत होने के पूरे पूरे चांस हो जाते हैं। तो उसी को ओवरकम करने के लिए हम लाए थे अगला मेथड, जो कि बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड था। सिंपल हम उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड भी बोल सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूशन मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड इसमें हम इक्वेशन रिकरेंस रिलेशन की इक्वेशन को उसी के अंदर पुट करते जाते हैं, एक एक इटरेशन कम करते हुए। फाइनली हम इसे करते जाते हैं और लास्ट में हम टर्मिनेटिंग कंडीशन पे जाके उसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें काफ़ी मैथमेटिकल इक्वेशंस वगैरह यूज होती हैं और वन बाय वन इसको सॉल्व करा जाता है। तो ये काफ़ी लेंदी प्रोसेस हो जाता है। लेंदी प्रोसेस होने की वजह से इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये टाइम कंज्यूमिंग टास्क हो जाता है, काफ़ी टाइम लगता है सॉल्व करने के लिए। अगर काफ़ी बड़ा रिकरेंस रिलेशन है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स रिकरेंस रिलेशन है, तो उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू सॉल्व करने में काफ़ी परेशानी या काफ़ी टाइम लग सकता है। ठीक है, बट इसका एक एडवांटेज भी है। एडवांटेज ये है कि हम इस सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू किसी भी तरीके का रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व कर सकते हैं। मीन्स ये 100% गारंटी देता है कि कोई सा भी रिकरेंस रिलेशन आ जाए, वो सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू, बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू हम उसको सॉल्व कर सकते हैं और वो हमेशा आंसर सही देगा। ठीक है, तो ये हमेशा 100% गारंटी देता है उसको सॉल्व करने की। बट इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग टास्क हो जाता है। जब हम कोई कम्पिटिटिव एग्जाम में इसको सॉल्व करते हैं तो हमें उसके लिए फास्ट मेथड की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए थर्ड मेथड आता है मास्टर मेथड। मास्टर मेथड, आप इसको मास्टर मेथड भी कह सकते हैं, मास्टर थ्योरम के थ्रू भी कह सकते हैं। ठीक है, मास्टर मेथड के थ्रू हम किसी भी रिकरेंस रिलेशन को बहुत ही आसानी से, बहुत ही जल्दी से और मतलब बिना सॉल्व करे डायरेक्ट आंसर हमारे पास सामने आ जाता है। ठीक है, तो ये काफ़ी फास्ट होता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को हमें जल्दी सॉल्व करना रहता है। वहाँ पे टाइम का बहुत फैक्टर होता है, मेजर फैक्टर होता है टाइम का। तो मास्टर मेथड ही बेसिकली यूज़ किया जाता है। तो लगभग हर तरीके के रिकरेंस रिलेशन को मास्टर मेथड के थ्रू यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बट इसकी ये फास्ट तो है ही सही, बट इसमें एक लिमिटेशन भी है। लिमिटेशन क्या है कि ये हर किसी रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व नहीं कर सकता। मतलब सारे रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व नहीं कर सकता, कुछ रिकरेंस रिलेशन को ही सॉल्व कर सकता है। किन रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व कर सकता है? जिनका फॉर्मेट एक पर्टिकुलर फॉर्मेट के रूप में हो। ठीक है, मीन्स अगर कोई रिकरेंस रिलेशन एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में लिखा हुआ हो, देन वी कैन अप्लाई मास्टर मेथड और हम डायरेक्टली उसकी कॉम्प्लेक्सिटी निकाल सकते हैं मास्टर मेथड के थ्रू। तो समझते हैं कि कौन सा वो फॉर्मेट है जिस पर मास्टर मेथड अप्लाई किया जा सकता है। तो इसका फॉर्मेट है, जैसे अगर कोई भी रिकरेंस रिलेशन इस फॉर्मेट में लिखा हुआ हो, टी
टी एन इक्वल्स टू ए ऑफ ए इंटू टी एन डिवाइडेड बाय बी, दिस इज एन, दिस इज बी, प्लस एफ एन। अगर रिकरेंस रिलेशन इस फॉर्मेट में जमा हुआ हो, ठीक है, यहाँ पे ए और बी कांस्टेंट हैं, सिंपल ना, इसकी वैल्यू कोई भी न्यूमेरिकल हो सकती है, और एफ एन इज द फंक्शन ऑफ एन, ठीक है, ये कोई सा ही फंक्शन हो सकता है। अगर इस फॉर्मेट में अगर कोई भी रिकरेंस रिलेशन है तो हम उसको मास्टर मेथड के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, मास्टर मेथड के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे एक और कंडीशन है कि ए शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड बी शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन फ्रॉम 1, ठीक है, ये दोनों ध्यान रखिएगा। ए हमेशा बड़ा होना चाहिए एक या एक के बराबर से, मतलब एक या एक से ज़्यादा इसकी वैल्यू होनी चाहिए, और बी की वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा होगी, ये याद रखिएगा। बी की वैल्यू 1 नहीं होगी, 1 से ज़्यादा होगी। अगर इस तरीके का कुछ फॉर्मेट है तो हम उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं इस मास्टर मेथड के थ्रू। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं, जैसे सपोज एक इक्वेशन लिखी हुई है टी एन इक्वल टू टी एन माइनस 1 प्लस 1, ठीक है, ये एक रेकरेंस रिलेशन गिवन है जो कि हमने पुराने एग्जांपल्स में भी हमने देखा था, ठीक है। इसको अगर हमें सॉल्व करना है मास्टर मेथड के थ्रू तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये इक्वेशन क्या इस फॉर्मेट में है या नहीं है। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं, तो यहाँ पे बेसिकली ए और बी की वैल्यू हमें निकालनी है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू इस जगह टर्म पे, यहाँ पे सिंपल हम इस तरीके से लिखते हैं 1 डॉट टी ऑफ एन माइनस 1, ठीक है, तो ये टी एन इक्वल्स टू, ओके, तो ये 1 आ गया एक ही जगह पे, और n डिवाइडेड बाय b, तो n के डिवाइड में क्या है, डिवाइड का काउंट कितना है, यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, ठीक है, तो ये हो गया लगभग इस फॉर्मेट में, ठीक है, इस फॉर्मेट में जम गया, ठीक है, प्लस 1, 1 इज आल्सो फंक्शन ऑफ n, अगर n की पावर हम 0 रख दें, ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल अगर n यहाँ पे n की पावर 0 कर दें तो ये एक n का फंक्शन हो जाएगा। तो हमने सिंपल इस इक्वेशन को इस टर्म इस फॉर्म में लिख लिया, ये लगभग इसी तरीके की फॉर्म है जहाँ पे a इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू 1 है, और यहाँ पे fn है n की पावर 0, ठीक है, तो ये इस फॉर्मेट में तो है, बट ये जो दो कंडीशन है क्या ये मिल रही है, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 1 है, और b की वैल्यू क्या है, यहाँ पे b की वैल्यू भी 1 है, तो a की वैल्यू तो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो ये तो फुलफिल कर रही है, बट b की वैल्यू यहाँ पे 1 है जो कि 1 से बड़ी होनी चाहिए, तो ये वाली कंडीशन हमारे यहाँ पे फुलफिल नहीं हो रही है। तो हम इस इक्वेशन को मास्टर मेथड के थ्रू सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। मास्टर मेथड के थ्रू हम किस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, जो इक्वेशन इस फॉर्म में जमी हुई हो, साथ में a की वैल्यू 1 या 1 से ज़्यादा हो, b की वैल्यू 1 से हमेशा ज़्यादा हो, तभी हम उस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं मास्टर मेथड के थ्रू। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से फॉर्मेट को चेक किया जाता है। अब अगर फॉर्मेट मिल रहा है तो उससे किस तरीके से आंसर निकलेगा, मतलब किस तरीके से कॉम्प्लेक्सिटी निकलेगी, उसको अब समझते हैं। मास्टर मेथड के थ्रू सॉल्यूशन किस तरीके से निकाला जाता है, तो उसके लिए हम एक बार फिर इक्वेशन लिखते हैं। फॉर्मेट क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो टी ऑफ एन इक्वल्स टू, अगर फॉर्मेट इस तरीके का है, फॉर्मेट क्या है, एन डिवाइडेड बाय बी प्लस एफ एन, अगर फॉर्मेट ये है तब हम मास्टर थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। साथ में ए ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड बी शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन फ्रॉम 1, अगर ये फॉर्मेट फुलफिल हो रहा है दैट मीन्स वी कैन अप्लाई मास्टर मेथड, ओके। तो मास्टर मेथड अगर अप्लाई, सबसे पहले तो ये चेक करेंगे कि फॉर्मेट मैच हो रहा है नहीं हो रहा, अगर मैच हो रहा है तो सॉल्यूशन क्या होगा,
solution will be t of n will be equals to, sॉल्यूशन होगा हमारा n रेज टू पावर log b a. Okay, b is base and a is main and ब्रैकेट में u n. दिस विल बी द सॉल्यूशन फॉर आवर इक्वेशन. ठीक है, ये थोड़ा देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, थोड़ा शायद आपको सॉल्व करने में भी कॉम्प्लेक्स लगे, बट मैं आपको इसका एक शॉर्टकट मेथड भी बताऊंगा, मास्टर मेथड का भी शॉर्टकट बताऊंगा, जिसके थ्रू आप काफ़ी इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं. यहाँ पे अभी हम प्रॉपर मास्टर मेथड किस तरीके से लगाते हैं वो चीज़ समझ रहे हैं. ठीक है, मैं आपको इसका एक शॉर्टकट मेथड भी लगाऊंगा, जिससे आप विद इन ए मिनट आप एक आंसर, आप किसी भी इक्वेशन का आंसर निकाल सकते हैं. तो पहले हम प्रॉपर मेथड जो मास्टर मेथड का है उसको समझ रहे हैं. तो अगर हमारी इक्वेशन इस फॉर्मेट में है तो उसका सॉल्यूशन होगा ये. ठीक है, इस सॉल्यूशन में है ये तो सॉल्व हो जाएगा. ठीक है, ये वाली इक्वेशन तो सॉल्व हो जाएगी, बट जो ये un है, इस un की वैल्यू को हमें निकालना रहेगा. तो un किस तरीके से निकलेगा? un एक फंक्शन है जो डिपेंड करता है एक अलग फंक्शन पे जो कि है hn. un डिपेंड्स ऑन hn. अब ये hn क्या बोला है? ये hn एक फंक्शन है जिसको हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा. hn हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा. कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? hn इक्वल्स टू fn. कैसे कैलकुलेट होगा? fn डिवाइडेड बाय ये जो टर्म है ना, ये वाली टर्म n रेज टू पावर log बेस b एंड a. ओके, इस तरीके से हमारा hn फंक्शन लिख लेगा और hn की वैल्यू पे डिपेंड होके un की वैल्यू लिख लेगी. वो किस तरीके से लिख लेगी? थोड़ा इसको एक टेबल की थ्रू हम समझेंगे. hn की वैल्यू हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे. hn की वैल्यू हमारे पास तीन तरीके की आएगी. ठीक है, तीन तरीके की hn की वैल्यू आएगी. पहला, ठीक है, hn की वैल्यू अगर इस तरीके की आती है तो अगर hn की वैल्यू इस फॉर्म में आए n रेज टू पावर समथिंग, ठीक है, n रेज टू पावर r, यहाँ पे r कुछ भी हो सकता है. ठीक है, अगर n रेज टू पावर r आ रही है इस पूरे hn वैल्यू की, इस फंक्शन को हम कैलकुलेट करेंगे और इस फंक्शन को कैलकुलेट करने के बाद वैल्यू अगर n रेज टू पावर में आ रही है तो, और उस n रेज टू पावर में r जो ये पावर है, ठीक है, ये ग्रेटर देन जीरो है तो, ठीक है, अगर ग्रेटर देन जीरो है तो ये फर्स्ट केस बनेगा. और इस केस में हमारी जो un आएगा, un विल बी, un की वैल्यू क्या होगी? ऑर्डर ऑफ n रेज टू पावर r, n रेज टू पावर r. un को हम डायरेक्टली क्या लिख देंगे यहाँ पे? n रेज टू पावर r के ऑर्डर में लिख देंगे. वो कैसे करेंगे अभी हम एग्जांपल के थ्रू सॉल्व करके देखेंगे, तो डोंट बी कंफ्यूज. थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स दिख सकता है मेथड, बट काफ़ी इजी है जब आप इससे एक बार सॉल्व करके देखेंगे. ठीक है, दूसरा केस क्या बन सकता है? अगर hn की वैल्यू हमारे पास वही सेम n रेज टू पावर r की फॉर्म में आती है, बट यहाँ पे r की वैल्यू लेस देन है जीरो से तो, ठीक है, अगर लेस देन है जीरो से मतलब n रेज टू पावर माइनस वन, n रेज टू पावर माइनस टू, इस तरीके का फंक्शन ये कैलकुलेट करके दे रहा है, hn की वैल्यू ये आ रही है, तो उस केस में un की वैल्यू क्या होगी? वो होगी ऑर्डर ऑफ वन. ठीक है, हम डायरेक्ट यहाँ पे un की जगह पे क्या लगा सकते हैं? ऑर्डर ऑफ n. ओके, एक तीसरा केस बनता है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स केस है, उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं. वन सेकंड. अगर यहाँ पे hn की वैल्यू log की टर्म में आए, log की किसी भी फॉर्म में आए, जैसे सपोज इस तरीके की फॉर्म आए log n, ओके, और इसकी भी पावर i, और i यहाँ पे सपोज छोटा और या बड़ा बराबर है जीरो के. ठीक है, अगर इस फॉर्म में आ रही है hn की वैल्यू, वैसे तो इसी दो फॉर्म में हमेशा वैल्यू आती है, जो भी क्वेश्चन आते हैं इसी से रिलेटेड होंगे, बट ये एक एक्सेप्शन केस है. अगर इस केस में भी आ जाए तो उस केस में थोड़ा सा
और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ये ना। उस केस में जो un की वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी log बेस 2 n रेज टू पावर I प्लस 1 डिवाइडेड बाय I प्लस 1। ओके, तो ये un की वैल्यू आएगी। इस तरीके से इसको सॉल्व करके आप यहाँ पे un की जगह पे लिख सकते हैं। उस केस में कॉम्प्लेक्सिटी हमारी लॉगरिथम फॉर्म में आएगी, लॉग की फॉर्म में आएगी। ठीक है, तो ये तीनों केस थे। इन तीनों केस के थ्रू हम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल सकते हैं और सॉल्यूशन आएगा हमारा ये। ओके, अब इसको सॉल्व करने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले इसको थोड़ा सा छोटा कर दें, 1 सेकेंड। अपन चलो छोड़ो। ओके, थोड़ा सेटिंग्स पता नहीं। ओके, इस तरफ कर लेते हैं। ओके, तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे पेन चेंज कर लेता हूँ। टी ऑफ एन इक्वल्स टू 8 टी एन बाय 2 प्लस यहाँ पे ले लेते हैं एन स्क्वायर। तो दिस इज द इक्वेशन हियर, टी एन इक्वल्स टू 8 टी एन बाय 2 प्लस एन स्क्वायर। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि ये फॉर्मेट में है या नहीं है। इस फॉर्मेट में तो यहाँ पे अगर एक यहाँ पे इसी फॉर्मेट में लगभग ये लग रही है। यहाँ पे ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 8, ए की वैल्यू आ जाएगी 8, बी की वैल्यू एन बाई 2 यानी कि बी की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 2, और एफ एन की वैल्यू है एन स्क्वायर। तो बेसिकली इस टर्म में पूरी जमी हुई है, तो हम इसको मास्टर मेथड के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व किस तरीके से करेंगे, हमारा आंसर आएगा, सॉल्यूशन जो आएगा वो आएगा टी ऑफ एन इक्वल्स टू, ये सॉल्यूशन रहेगा एन log बेस बी ए, log ए बेस बी log ए यानी 8, और बेस में आ जाएगा। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, ए को ऊपर रखना है, बी को नीचे रखना है। बी फॉर बेस, बेस मीन्स नीचे। ओके, तो बी हमेशा नीचे रहेगा। log 2 8, और यहाँ पे आ जाएगा यू एन। ओके, तो इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो एन log 2, यहाँ पे सॉरी एन रेज टू पावर है, थोड़ा सा गलत कर दिया, 1 सेकेंड। This is n raised to power log 2 log 8 base 2। ओके, इनटू, इसको भी यहाँ नीचे कर लेता हूँ। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास n रेज टू पावर, यहाँ पे log 8 बेस 2। इसको किस तरीके से सोल्व करेंगे, 8 को हम लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 3। तो बेस 2 एंड 2 दोनों हट जाएंगे और पावर आ जाएगी आगे। पावर जैसे आगे आएगी तो यहाँ पे आ जाएगा 3 एन क्यूब, और इधर बचेगा हमारे पास log 2 बेस 2। log 2 बेस 2 की वैल्यू क्या रहेगी, जब बेस और फंक्शन एक ही होता है तो 1 आती है, तो 1 हट जाएगा यहाँ से और बचेगा सिंपल 3। तो यहाँ पे एन क्यूब आ जाएगा इंटू यू एन। बेसिकली हमें फोकस करना है इस यू एन पे। यू एन की वैल्यू जैसे ही हमारे पास आ जाएगी हमारे पास आंसर निकल जाएगा। तो यू एन हमारा किस पे डिपेंड हो रहा था, एच एन पे। एच एन को हम कैलकुलेट करेंगे। एच एन किस तरीके से कैलकुलेट होगा, इस फॉर्मूले के थ्रू। एच एन क्या है, एफ एन डिवाइडेड बाय एन लॉग बी, लॉग ए बेस बी। तो एफ एन की वैल्यू क्या है, एफ एन की वैल्यू है हमारे पास एन स्क्वायर। तो एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन लॉग ए बेस बी। इसको हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा
एन क्यूब। ठीक है, इसी वैल्यू को हमने यहीं पे दोबारा लिख लिया। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 1/n। ठीक है, 1/n को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, n रेज टू पावर -1। ठीक है, n रेज टू पावर -1। तो n रेज टू पावर -1 यानी hn किस फॉर्म में है हमारा, hn किस फॉर्म में, hn की वैल्यू है n रेज टू पावर -1। तो ये है n रेज टू पावर r की फॉर्म में, n रेज टू पावर r की फॉर्म में। hn की वैल्यू के 3 केसेस है हमारे पास, इनमें से कौन से केस में है ये, इस वाले केस में ये आ रहा है। इस वाले केस में क्यों, क्योंकि r की वैल्यू क्या है, 0 से छोटी है। r की वैल्यू यहाँ पे क्या है, -1 है। तो r की वैल्यू 0 से छोटी है, तो ये वाला केस हमारा यहाँ पे फुलफिल हो रहा है। और इस केस में un क्या निकल के आएगा हमारे पास, un आएगा, un विल बी व्हाट, ऑर्डर ऑफ 1। ठीक है, इस केस में un क्या आ जाएगा हमारे पास, ऑर्डर ऑफ 1। तो इस un को हम वापस पुट करेंगे कहाँ पे, इस वाले सॉल्यूशन में। तो सॉल्यूशन विल बी व्हाट, Tn इक्वल्स टू n क्यूब इनटू ऑर्डर ऑफ 1। ठीक है, अब एक तरफ ऑर्डर ऑफ 1 है और एक तरफ n क्यूब है, तो हायर डोमिनेटिंग टर्म क्या है, n क्यूब। तो Tn विल बी ऑर्डर ऑफ व्हाट, n क्यूब। तो इस एल्गोरिथम के जिसकी इक्वेशन ये है, जिसका रिकरेंस रिलेशन ये है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी, ऑर्डर ऑफ n क्यूब। तो इस तरीके से आप मास्टर मेथड के थ्रू भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये मेथड समझ में आया होगा। ये प्रॉपर मेथड है मास्टर मेथड का, इसको अभी हम एक दो एग्जांपल लेके और देखेंगे। इसके अलावा शॉर्टकट मेथड भी है जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके थ्रू आप काफ़ी इजीली और बिना किसी कॉम्प्लेक्सिटी के आप डायरेक्ट, मतलब बिना कॉम्प्लेक्स मेथड के, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स दिख जाता है, मतलब ये थोड़ी ज़्यादा हार्ड टर्म दिखती है। इसकी जगह पे हम एक छोटा मेथड भी अप्लाई करेंगे जिसके थ्रू आप डायरेक्टली कॉम्प्लेक्सिटी निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको ये मेथड समझ में आया हो। सबसे पहले बात करेंगे हम शॉर्टकट मेथड की, कि किस तरीके से मास्टर थ्योरम के शॉर्टकट मेथड के थ्रू रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमें ओवरऑल एग्जाम में शॉर्टकट मेथड के थ्रू ही किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करनी है। तो सबसे पहले शॉर्टकट मेथड को समझते हैं। तो उसके लिए मैं ये नई स्क्रीन ले लेता हूँ, 1 सेकेंड। तो सबसे पहले कोई भी इक्वेशन आए तो आपको सिंपल चेक करना है कि वो फॉर्मेट को मैच कर रही है या नहीं कर रही है। तो फॉर्मेट के लिए वही मैचिंग Tn/2 इक्वल्स टू जो फॉर्मेट अभी हमने डिस्कस किया था उस फॉर्मेट में होना चाहिए। बट इसमें थोड़ा सा स्लाइटली मॉडिफाई कर दिया Fn को, किस तरीके से वो देखिए। तो यहाँ पे वही सेम फंक्शन इस फॉर्मेट में होना चाहिए, Tn इक्वल्स टू a t n/2, सॉरी n/b, 1 सेकेंड, n/b। ये तो हो गया वही पुराना। ठीक है, जो Fn है, Fn को थोड़ा सा हमने मॉडिफाइड रूप में लिख दिया। मॉडिफाइड किस तरीके से, इट विल बी इन ऑर्डर ऑफ समथिंग। ठीक है, ऑर्डर ऑफ एन समथिंग। तो ऑर्डर ऑफ हो सकता है, थीटा हो सकता है, ओमेगा हो सकता है। अभी फिलहाल ऑर्डर ऑफ ले रहे हैं। किस तरीके से, इट शुड बी इन फॉर्म ऑफ एन रेज टू पावर के, जैसे एन स्क्वायर, एन क्यूब। अगर यही है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे इतना सा छोड़ सकते हो। अगर लॉग की फॉर्म में भी है, यहाँ पे कई बार लॉग की फॉर्म में भी आ जाता है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन में, तो यहाँ पे हम पूरा ही ओवरऑल ले लेते हैं। तो अगर इस फॉर्म में है एन रेज टू पावर के लॉग, लॉग की पावर के तो यूज कर चुके हैं, पी ले लेते हैं। ठीक है, लॉग की पावर पी एन, बेसिकली पी अधिकतर यहाँ पे या तो -1 होगा या 1 होगा। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि लॉग इस बार काफ़ी बड़ी टर्म हो जाती है। तो यहाँ पे एन। ठीक है, इस फॉर्म में अगर इक्वेशन है तो आप डायरेक्टली उसका आंसर निकाल सकते हो। किस तरीके से, इस केस में ए शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए, बी शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन फ्रॉम 1 होना चाहिए, और के
शुड ऑलवेज बी इक्वल टू फ्रॉम जीरो होना चाहिए, या तो जीरो होगा या बड़ा होगा जीरो से, यानी यहाँ पे वन से लेकर एन की कुछ भी वैल्यू हो सकती है। कॉन्स्टेंट वगैरह को यहाँ पे नेगलेक्ट कर देंगे क्योंकि हम ऑर्डर ऑफ ले रहे हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे पी शुड बी रियल नंबर, पी इज रियल नंबर। इधर लिख लेते हैं, यहाँ पे हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। वन सेकेंड। पी इज ए रियल नंबर। रियल नंबर कैन बी इन पॉइंट और इन 1 2 3 या -1 2 3 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वैसे p की वैल्यू यहाँ पे 1 से लेके -1 तक ही होगी, ओके। तो इस केस में अगर ये इस तरीके की सिचुएशन बन रही है तो हम इसको मास्टर मेथड के थ्रू किस तरीके से सॉल्व करेंगे, उसके लिए हमारे पास 3 केसेस बनेंगे। अब वो 3 केसेस किस तरीके से आएंगे वो निकालेंगे हम दो वैल्यू से। तो यहाँ पे हमें a लेना है और b की पावर k को कैलकुलेट करना है, ठीक है। a और b की पावर k को निकालना है और उन दोनों के कंपेरिजन के बेसिस पे हम 3 केसेस बनाएंगे। तो a और b की पावर k को हम कंपेयर करेंगे और उसके बेसिस पे 3 केसेस बनाएंगे। वो किस तरीके से होंगे? केस वन, केस वन क्या होगा? क्या एक अगर a हमारा बड़ा है b ऑफ k से, b की पावर k से, ठीक है। केस टू क्या होगा? क्या a बराबर है b की पावर k से? अगर a बराबर b की पावर k है देन इट विल बी केस टू। और केस थ्री विल बी, केस थ्री विल बी and case 3 will be when a is greater than from b raised to power k। तो आपको सिंपल a और b की पावर k को निकालना है। k सिंपल इज n रेज़ टू पावर जो भी है उसकी पावर को लेके b की पावर k को आप आराम से निकाल सकते हो और उस बेसिस पे आप डायरेक्टली यहाँ पे केसेस को कैलकुलेट कर सकते हो कि कौन से केस में वो आ रहा है, ठीक है। जिस भी केस में आ रहा है आप डायरेक्टली उसका आंसर निकाल सकते हो। वो किस तरीके से निकालेंगे? तो अगर केस वन है जिसमें a इज ग्रेटर देन फ्रॉम b की पावर k है, तो उस केस में जो tn होगा, tn मतलब सॉल्यूशन होगा हमारा, वो क्या होगा? इट इज सिंपली इन ऑर्डर ऑफ n log a बेस b। ये आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर पहला केस फुलफिल हो रहा है तो आप डायरेक्टली इस रिकरेंस रिलेशन का कॉम्प्लेक्सिटी को क्या लिख सकते हो? ऑर्डर ऑफ ई, जो भी कैलकुलेट करके आएगा वो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर सेकंड केस है तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा। उसमें हम 3 केसेस लेंगे, वो डिपेंड करेगा पी पर, ठीक है। मतलब लॉग की फॉर्म है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसके लिए मैं एक अलग मेथड बताऊंगा, उसमें आप डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हो। अगर लॉग की फॉर्म है तो आपको थोड़ा सा उसमें से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको नॉट कैलकुलेशन, उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। इफ़ पी की वैल्यू, इसमें 3 केसेस बनेंगे अगर a बराबर है b की पावर k के। इफ p की वैल्यू लेस देन इक्वल टू है या लेस देन, सॉरी लेस देन है -1 से, मतलब -1 से छोटी है, तो मतलब -2 -3 है, तो tn होगा ऑर्डर ऑफ वही n log b a, log a बेस b, n रेज़ टू पावर है, सॉरी इसको दोबारा लिखता हूँ। ये होगा ऑर्डर ऑफ n log a बेस b, ओके। ये कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, वही सेम मतलब
मतलब अगर p की पावर -1 है, -1 से छोटी है, तो उस केस में कॉम्प्लेक्सिटी हमें सिंपल ये लिख देनी। अगर इफ p की वैल्यू है फिक्स -1, अगर -1 है तो tn होगा हमारे पास ऑर्डर ऑफ n रेज़ टू पावर log a बेस b डॉट log स्क्वायर n। ये वाला केस रेयरली आएगा। इसके अलावा इफ p की पावर बड़ी है -1 से, ये वाला केस भी रेयरली आता है, पर मैंने यहाँ पे लिख रहा हूँ t of n, then answer will be t of n will be order of n log n की पावर log a बेस b डॉट log p प्लस 1 पावर ऑफ एंड देन n। ठीक है, ये आंसर आएगा। बेसिकली ये दोनों टर्म बहुत ही रेयरली आती है, बट यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। बेसिकली आपको ये याद रखना। ओके, तो ये सेकंड केस हुआ। थर्ड केस, अगर a ग्रेटर देन है b रेज़ टू पावर k से, जब हम इसके क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको काफ़ी इजीली समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे a इज ग्रेटर देन फ्रॉम b की पावर k है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में दो केसेस बनेंगे। इफ p इज लेस देन फ्रॉम 0 और इफ p इज ग्रेटर देन फ्रॉम 0। केवल दो केसेस बनाने, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो दो केसेस बनाएंगे। क्या केसेस बनेंगे इस केस में? सॉल्यूशन हम डायरेक्टली लिख देंगे, इट इज इन ऑर्डर ऑफ n रेज़ टू पावर k, एंड इन दिस इट इज इन ऑर्डर ऑफ n रेज़ टू पावर k log p n। तो ये हमारे केसेस बने जो आपके क्वेश्चंस आएंगे अधिकतर केस 1 और केस 3 के अंदर से ही आएंगे। ठीक है, अगर इसमें से आया तो उसमें सिंपल आपका फर्स्ट केस ही कंसिडर होगा। तो बेसिकली दिस इज द शॉर्टकट मेथड। दिखने में थोड़ा बड़ा है, बट काफ़ी इजीली बिना कॉम्प्लेक्स मेथड के आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, a और b की पावर k को कैलकुलेट करना है। अगर वो हो जाती है, मैं उन दोनों को कंपेयर करके आपको केसेस बनाने हैं। ये जो आपको ये तामझाम दिख रहा है ना ज़्यादा, ये केवल आपको इस लॉग की वजह से दिख रहा है। अगर इन केस लॉग नहीं है, सिंपल n रेज़ टू पावर k की फॉर्म में है, लॉग नहीं है fn वाली फॉर्म में, fn की टर्म में लॉग नहीं है, तो उस केस में आप काफ़ी इजीली सॉल्व कर सकते हो। वो कैसे करोगे वो भी मैं। अब बात करते हैं जब fn में लॉग की टर्म नहीं हो, लॉग वाली टर्म नहीं हो, इस तरह की सिंपल n स्क्वायर n क्यूब या सिंपल n या 1 2 3 कुछ भी कांस्टेंट हो, तो उस केस में काफ़ी इजीली आप निकाल सकते हो। तो उसको समझते हैं। उस केस में आपको कुछ नहीं करना। जैसे सपोज इस तरीके से यहाँ पे मैं बता देता हूँ। फॉर्मेट वही t ऑफ n a t n बाय b प्लस यहाँ पे है सिंपल n रेज़ टू पावर k की फॉर्म में। ठीक है, अगर fn हमारा n रेज़ टू पावर k की फॉर्म में है सिंपल, ठीक है, कांस्टेंट कुछ भी हो, इन इट इज इन ऑर्डर ऑफ, ठीक है, ताकि कांस्टेंट नेगलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। अगर n रेज़ टू पावर k की फॉर्म में है तो उस केस में हम किस तरीके से निकालेंगे? हम सिंपल a लेंगे, a शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू फ्रॉम 1 होना चाहिए, b शुड बी ग्रेटर देन फ्रॉम 1 जैसा पहले था, और k शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब यहाँ कांस्टेंट भी हो सकता है, अगर 0 है तो k की पावर 0 है तो n रेज़ टू पावर 0 है तो कांस्टेंट भी हो सकता है, या फिर कुछ k की टर्म होगी तो n1 n2
एन स्क्वायर एन क्यूब, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो 3 वैल्यू निकालनी है यहाँ पे, और यहाँ पे सिंपल आपको कैलकुलेट करना है वही ए एंड बी रेज टू पावर के, वही 3 केसेस। केस नंबर 1, अगर ए बड़ा है बी रेज टू पावर के से। दूसरा केस वही, अगर ए बराबर है बी रेज टू पावर के। और तीसरा केस वही, ए बड़ा है बी रेज टू पावर के से, ठीक है। तो 3 केसेस कौन कौन से, ए सॉरी यहाँ पे शायद इधर भी मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे लेस देन वाला केस आएगा, सॉरी गाइस। यहाँ पे भी ए छोटा है बी रेज टू पावर के से, ठीक है। तो 3 केसेस हैं यहाँ पे, वही सेम, बस इस बार ये लॉग वाली टर्म्स नहीं आएगी, लॉग मतलब पी वाली टर्म्स नहीं आएंगी, पी वाली केसेस नहीं आएंगे। उसमें आप डायरेक्टली कॉम्प्लेक्सिटी लिख सकते हो। इस केस में क्या कॉम्प्लेक्सिटी होएगी, वही सेम, डायरेक्टली आप कॉम्प्लेक्सिटी लिख सकते हो ऑर्डर ऑफ एन लॉग ए बेस बी, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्सिटी इस केस में आ जाएगी। अगर a इज ग्रेटर देन फ्रॉम सॉरी इक्वल टू b की पावर k है, तो सिंपल आपको ये तामझाम नहीं करना है, और सिंपल आपको लिख देना है टी एन विल बी ऑर्डर ऑफ व्हाट n रेज टू पावर k log n, ठीक है। ये टर्म आपको लिख देनी है, ठीक है। तो ये आपकी डायरेक्टली कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी n रेज टू पावर k log n, ठीक है। और अगर थर्ड केस बन रहा है तो काफ़ी सिंपल है, आप सिंपल इट विल बी टी एन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एन रेज टू पावर k। तो अगर आपके फंक्शन में टर्म तो ये आ रही है, बट एफ एन की वैल्यू में लॉग नहीं है, जो ये इधर वाली टर्म है इसमें लॉग नहीं लिखा हुआ, तो आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा, और उस केस में आप डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हो इस तरीके से। ये थोड़ा तामझाम मैंने इसलिए बताया कि कैसे कैसे अगर लॉग की टर्म आ जाए, वैसे आती नहीं है, अगर आ भी जाए तो आप इस तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हो। तो आई होप आपको मेथड समझ में आ गया होगा। अब हम इसके अगले लेक्चर में इसके एग्जांपल्स करेंगे काफ़ी सारे, जिसके थ्रू आपको किस तरीके से इसको सॉल्व करना है वो क्लियर हो पाए। तो आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया तो प्लीज़ इस लेक्चर को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले लेक्चर में हम इसके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करें। थैंक यू गाइस।